हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कैंड एजुकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन डिस्कस किया था। मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज से हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ये जो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है ये उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम लोग लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो लॉस ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग को सर आइजैक न्यूटन के 3 लॉस ऑफ मोशन पढ़ने हैं, ठीक है। और इन तीनों लॉस से पहले हम लोग को फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स क्या होता है। तो देखो, इनके जो लॉ हैं, न्यूटन के जो लॉ हैं, वो तीनों मोशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। उनमें जो सेकंड लॉ है वो फोर्स के बारे में बताता है कि एक्चुअल में फोर्स कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो चलिए पहले हम लोग फोर्स से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फोर्स का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है, लेकिन हम लोग एक उसको मानकर चलते हैं। तो देखिए, फोर्स, सबसे पहले मैं फोर्स से शुरू करता हूँ। ये लॉस ऑफ मोशन पर हम लोग अभी कुछ देर में आएंगे, ठीक है। एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, ये टोटल 3 लॉ हैं, 3। तो इस लेक्चर में हम लोग एक कर लेंगे, फिर आने वाले लेक्चर्स में सेकंड लेक्चर में सेकंड लॉ और थर्ड लेक्चर में थर्ड लॉ, ठीक है। तो चलिए फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स, तो ये फोर्स नाम सुनते ही आप लोग को माइंड में कुछ तो आता होगा कि फोर्स एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, आप लोग जैसे ही आप लोगों ने सुना फोर्स, वैसे आप लोग को ऐसा माइंड में आता है कि कोई किसी चीज़ को धक्का दे रहा है, कोई किसी चीज़ को उठा रहा है, ठीक है, कोई किसी चीज़ को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होता है, तो देखिए इसका अलग अलग डेफिनेशन होता है, लेकिन हम लोग जो आसान डेफिनेशन जो आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाए, मैं वो लिख कर चलता हूँ। तो फोर्स क्या होता है, एक्शन ऑफ पुश एंड एक्शन ऑफ पुश एंड पुल। एक्शन ऑफ पुश एंड पुल, इसका मतलब क्या है कि एक एक्शन है। फोर्स क्या है, तो फोर्स एक एक्शन है। अब उस एक्शन में क्या करते हैं, उस एक्शन में हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ करते हैं, या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को देखो, मैं अभी इस टाइम पे ये रेस्ट पर है। कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पर है। अगर मेरे को इसको मोशन में लाना है तो क्या करना होगा, अगर मेरे को इसको मोशन में लाना है तो इसके ऊपर मेरे को फोर्स लगाना होगा। अब वो फोर्स मैं 2 तरीके से लगा सकता हूँ, या तो मैं उसको पुश करूँ, तो देखो मैं पुश करूँगा तो ये आगे मूव करेगा, या तो मैं उसको पुल करूँ, पुल करूँगा तो देखो ये मेरी तरफ ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। तो किसी भी चीज़ में फोर्स बहुत ज़रूरी होता है। और फोर्स क्या होता है, तो एक्शन ऑफ पुश एंड पुल। अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ तो उसका क्या होगा, तो उसका मोशन में आ जाएगा। अगर वो रेस्ट में रहेगा तो वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो मोशन में रहेगा तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे अब मान लो, देखो आप लोगों ने देखा रहेगा, जस्ट अ मिनट, ये कार है, मान लो ये क्या है, ये कार है। इस टाइम पे ये कार जो है वो रेस्ट पर है, इस टाइम पे ये कार जो है वो रेस्ट पर है। अगर मेरे को इसको मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है, चेंज ऑफ पोजीशन करता है। क्या करता है, चेंज ऑफ पोजीशन करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्स लगाने से, बाय अप्लाइंग फोर्स लगाने से वो मोशन में आ जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स लगाने से वो रेस्ट पर आ जाएगा। सिंपल है, समझो। इस टाइम पे रेस्ट पर है, मैंने बोला कि मेरे को उस कार को मोशन में लाना है, तो आप लोग क्या करोगे बताओ, आप लोग इसको पीछे से पुश करना शुरू करोगे, पुश करना शुरू करोगे। अब पुश करना शुरू करोगे का मतलब है कि आप लोग उस पर फोर्स लगाना शुरू करोगे। तो आप लोगों ने फोर्स लगाना शुरू किया, फोर्स लगा, और फोर्स लगाने से क्या होगा, ये कुछ देर बाद यहाँ से यहाँ पर चल जाएगी, यहाँ से यहाँ पर चल जाएगी। मतलब इसने अपना चेंज ऑफ पोजीशन किया, मतलब ये जो कार रेस्ट में थी वो अभी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। वो भी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अच्छा, अब आप लोग ये रेस्ट से फोर्स लगाने पर मोशन में आ जाएगी, ये तो हम लोग को पता चला। अब मोशन से फोर्स लगाने पर रेस्ट में कैसे आएगी, जैसे हम लोगों ने धक्का दिया, रेस्ट में थी, वो मोशन में आ गई।
अब मान लेते हैं कि ये कार जो है वो पहले से ही चल रही है, मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। अब मेरे को इसको रेस्ट में लाना है, ये ऑलरेडी चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखो हम लोग ऐसा सुपर हीरो तो है नहीं कि मैं इसको आगे से ऐसा धक्का दूंगा, अचानक से उड़ कर आऊँगा और इसको धक्का दूंगा तो ये रुक जाएगा, मतलब मोशन से ये फोर्स लगाने से रेस्ट पे आ जाएगी, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो गाड़ी में ब्रेक लगा होता है, तो हम लोग वो ब्रेक दबाते हैं और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। तो यहाँ पर फोर्स लगाने का काम किसने किया, यहाँ पर फोर्स लगाने का काम वो ब्रेक्स ने किया ना, वो फोर्स लगाने का काम ब्रेक्स ने किया, जिससे फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। टायर के बीच और जो सड़क है, जो रोड है, उसके बीच फ्रिक्शन हुआ और वो जो कार थी वो वहाँ पर रुक गई, समझ रहे हो। तो वही फोर्स है। फोर्स क्या है, एक्शन ऑफ पुश एंड पुल। अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ या तो मैं किसी चीज़ को खींच रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक एक्शन कर रहा हूँ और वो एक्शन, वही एक्शन जो है वही फोर्स है। फोर्स मतलब क्या होता है, ताकत, पावर, एनर्जी, समझो, यही सब फोर्स होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि फोर्स क्या होता है। बस हम लोग किस चीज़ को धक्का देंगे या किस चीज़ को खींचेंगे, बस उतना ही होता है। अच्छा, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, देखो फोर्स हम लोग को नहीं दिखता है। कभी देखा है कि आप लोगों ने फोर्स को, कि उसके कितने आँख होते हैं, कितने नाक होते हैं, कितने कान होते हैं, फोर्स को देखा है? फोर्स को नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने फोर्स के इफेक्ट को देखा है। किसको देखा है, फोर्स के इफेक्ट को देखा है। फोर्स के इफेक्ट को कैसे देखा है, ये मार्कर यहाँ पर है। अब मैं फोर्स लगाता हूँ तो देखो आप लोगों को फोर्स नहीं दिख रहा है, मैं फोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है कि ये मार्कर पहले यहाँ पर था, अब मैंने फोर्स लगाया तो ये मार्कर यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कि आपको फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं, फोर्स नहीं दिख रहा है, आप लोग को फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है। फोर्स का क्या दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है। अब आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ना, अर्थ अपने ओर सबको अट्रैक्ट करता है। तो अगर इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो ये किधर जाएगा, नीचे। अब नीचे जाएगा तो नीचे जाने से मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है। इफेक्ट देखो ना, नीचे जा रहा है, ये इफेक्ट है, ठीक है। और क्या, तो देखो आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स भी सुना रहेगा, मैग्नेट के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है जो चार्जेस के बीच में लगता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये आप लोग पढ़ते रहेंगे ना कि जो पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ये रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, बोलो ये पढ़े हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वो फोर्स के जो टाइप्स होते हैं वो जान दो, वो हम लोग को नहीं पढ़ा है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ इस टाइम पे फोर्स क्या होता है उस पर फोकस करना है, समझ गए। फोर्स क्या होता है, एक्शन ऑफ पुश या तो पुल, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन होता है, चेंज ऑफ पोजीशन। रेस्ट रहेगा, फोर्स लगाने से मोशन में आ जाएगा, मोशन में रहेगा, फोर्स लगाने से रेस्ट में आ जाएगा, यही फोर्स होता है। इसको हिंदी में बल बोलते हैं। अच्छा, तो आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा कि फोर्स क्या होता है। आप लोग जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, फोर्स के बारे में वही बातें जो आप सब लोग जानते हो, वही बातें मैंने यहाँ पर बस लिख दी हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो एक एक करके एक एक बात को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, अ फोर्स इज एन एनी इंटरेक्शन दैट व्हेन unopposed will change the motion of an object। ये तो बताया ही था, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या है, एक इंटरेक्शन है जो कि क्या करता है, चेंज ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करता है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, ठीक है। इसको देखो, फोर्स कैन बी ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज इनिशिएटिवली एज अ पुश और पुल। ये भी तो बताया था, ये भी पता है। इनके बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया है कि ये रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, पुश है, पुल है, वो फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स के हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब फोर्स के साथ साथ हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड की भी बात करनी है और उसके डायरेक्शन की भी बात करनी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे मैंने बोला कि
मैंने जैसे बोला कि अगर मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने बोला कि वो अपनी जगह से 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, मेरे को उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। तो 2 मीटर मैंने बता दिया। अब 2 मीटर से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ लिख देता हूँ, ठीक है, 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये 2 मीटर मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया और ये नॉर्थ जो है डायरेक्शन बता दिया। तो सेम ऐसे मेरे को फोर्स का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब जो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात है वो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ में करेंगे, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना लगता है वो मिल जाएगा और उसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ। चलो इसमें तो कोई महारथी वाली बात नहीं है, ये एफ से डिनोट किया जाता है फोर्स, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, वैसे उसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलना चाहिए लेकिन चलेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में, यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है वो न्यूटन किया गया है। कौन सा किया गया है? न्यूटन किया गया है। फोर्स का ही न्यूटन, वही फोर्स किसने डिस्क्राइब किया, मतलब फोर्स किसने बताया था? तो फोर्स न्यूटन ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पर वो यूनिट दे दिया गया। और इसको जब भी ऐसे लिखेंगे ना कि न्यूटन कितने न्यूटन का फोर्स है, तो उसको सिर्फ कैपिटल एन लिखेंगे, 5N मतलब 5 न्यूटन, आप लोग को समझना है। अच्छा, ये एक और इसका फोर्स का यूनिट होता है जो CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट जो कि होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन, DYNE। क्या होता है? डाइन होता है। अब आपको एक और रिलेशन बस याद रखो, उसका उतना कुछ काम नहीं है लेकिन बस याद रखो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, 10⁵ डाइन। ये 105 नहीं है भाई, ये 10⁵ है, 10⁵। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, ये 10⁵ है, 10⁵। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सो ये हम लोगों ने फोर्स की बात कर ली। अब फोर्स की बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। फोर्स की बात करने के साथ साथ हम लोग को बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की भी बात करनी ज़रूर होती है। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स बता देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के 2 टाइप्स हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो, सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि इस टाइम पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस साइड से एक बड़ा बच्चा आया जो कि फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इस साइड से भी उतना ही बड़ा बच्चा आया, ये भी फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं। वो उसको उस साइड धक्का दे रहे हैं, ये इसको इस साइड धक्का दे रहे हैं। ये कितने न्यूटन का दे रहा है? सो ये 50 न्यूटन का दे रहा है। ये कितने न्यूटन का दे रहा है? ये भी 50 न्यूटन का ही दे रहा है। ये उसको 50 न्यूटन से ऐसे धक्का दे रहा है, बताया था ना 50 न्यूटन, और ये भी उसको 50 न्यूटन से धक्का दे रहा है। तो देखो, इस साइड से जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड के फोर्स के बराबर है या नहीं? बराबर है ना। इस साइड से जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड के फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन होगी। अब बैलेंस्ड फोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं? तो देखो, बैलेंस्ड फोर्स निकालने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आप लोग को बोला कि हम लोग को कोई चीज़ निकालनी है, 2 चीज़ों का डिफरेंस निकालना है, मतलब मैंने बोला कि 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है वो निकालो, तो आप लोग क्या करते हो? तो आप लोग 4 - 2 करते हो, इज इक्वल टू 2 लिखते हो, ना कि 2 - 4 करके -2 लिखते हो। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल करते हो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हो, बरोबर, बड़े में से छोटे को माइनस करते हो। लेकिन यहाँ पर तो दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो उनका जो नेट होता है वो कितना है? नेट फोर्स कितना आएगा? अब नेट फोर्स इधर 100 न्यूटन मत बोलना, नेट फोर्स इधर 100 न्यूटन मत बोलना, इधर एफ नेट की मैं बात करता हूँ, एफ
नेट। एफ नेट कितना आएगा? सो मैं इसको, क्या ये एफ राइट है, ये राइट साइड से धक्का दे रहा है लेफ्ट साइड से, तो मैं इसको एफ आर माइनस एफ एल लिख देता हूँ। तो ये कितना है 50 माइनस 50, तो ये कितना आएगा 0। भाई आप लोग इसको 100 न्यूटन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फोर्स आप लोग ऐसा एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। फोर्स ऐसा एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ये 0 आएगा। 0, अरे ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा ना। इधर से भी 50 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 50 न्यूटन लग रहा है, तो ये मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? इधर 0 आएगा। अच्छा, ये आप लोग माइंड से निकाल देना कि जब भी बैलेंस फोर्स होगा तो ज़रूरी है कि वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेस्ट में ही रहेगा। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, देखो इस टाइम पे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था, वो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पे था। वो ऑब्जेक्ट क्या था? वो ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पर था। इसलिए मैंने ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर से और 50 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, इसलिए वो अभी भी रेस्ट में ही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में रहता, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में रहता, पहले से मोशन में रहता हूँ कि मतलब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है, मोशन में ही है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और इस साइड से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस साइड से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब आप लोग बोलोगे कि अब ये रेस्ट में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये आप लोग माइंड से निकाल दो कि बैलेंस्ड फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर आता है। रेस्ट पर आता है कब? जब वो पहले से ही रेस्ट पे रहेगा। मतलब ये ब्लॉक पहले से ही रेस्ट पे था और फिर उसके बाद ये दोनों पहलवान आए और यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू किए, तो ये अभी भी रेस्ट में ही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में रहेगा और फिर अगर हम लोग उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो भी वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पर नहीं आएगा। समझ रहे हो? बाकी आप लोगों को बहुत सारी किताबों में ऐसे मिल जाएगा कि बैलेंस फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रेस्ट पर आ जाता है। वो रेस्ट पर आ नहीं जाता है, वो पहले से रेस्ट पर रहता है और बैलेंस फोर्स लगाने से भी वो रेस्ट पर रहता है। अगर ये कंडीशन ऐसी होती है कि बैलेंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर हम लोग बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता पता है? तो वो मोशन में ही रहता, तब वो उसका जो नेट है वो 0 होता, लेकिन तब भी वो मोशन में ही रहता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? तो ये होता है बैलेंस्ड फोर्स, जहाँ पर दोनों साइड बराबर होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ठग्स ऑफ वार खेला है? उस साइड 5 लोग हैं, इस साइड 5 लोग हैं, दोनों लोग ऐसा खींच रहे हैं एकदम, और जो रस्सी है वो एकदम बीच में अटकी हुई है। ठीक है, सब दोनों टीमों की पावर उतनी है। तो जब दोनों टीमों की पावर उतनी है तो इस साइड से भी उतना ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उस साइड से भी उतना ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए तो वो रस्सी मूव नहीं कर रही है, इसीलिए तो वो रस्सी मूव नहीं कर रही है। तो वो भी एक बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बैलेंस फोर्स लगाने से तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा बैलेंस फोर्स लगाने से। ऐसा नहीं है कि रेस्ट पर है तुम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट पर आ जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो रेस्ट पर है बैलेंस फोर्स लगाया तो भी रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन में बैलेंस फोर्स लगाया तो भी मोशन में रहेगा। बैलेंस्ड फोर्स बोल रहा हूँ, बैलेंस्ड फोर्स मतलब समझा कि दोनों साइड से उसके ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगेगा। ठीक है, इसलिए वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पहले से ही मूव कर रहा है और फिर हम लोग बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो भी वो मूव करता ही रहेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात अलग है। अनबैलेंस्ड फोर्स का कैसा है, यहाँ पर तो दोनों पहलवान आपस में भिड़ रहे थे एकदम अच्छे खासे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब इधर क्या हुआ, इस साइड से एक छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है और इस साइड से वही पहलवान खड़ा हुआ है, ये लगा रहे हैं 10 न्यूटन का मान लेते हैं, ये लगा रहा है 10 न्यूटन का और ये लगा रहा है 50 न्यूटन का। अब मुझे बताओ ब्लॉक किस साइड मूव करेगा? सबका आंसर आएगा। अगर मैं इस साइड से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ और उस साइड से 50 न्यूटन आ रहा है तो ब्लॉक तो इसी साइड जाएगा, ब्लॉक इसी साइड जाएगा ना। अब ये ब्लॉक कैसा था, अब ये ब्लॉक स्टार्टिंग में रेस्ट पर था,
स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में रेस्ट पर था। जब मैंने इस पर कौन सा फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया। मुझे कैसे पता चला कि अनबैलेंस फोर्स है, तो देखो ये 10 न्यूटन का है, वो 50 न्यूटन का, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कितने फोर्स से मूव करेगा, तो देखो आप लोग इस बार क्या करोगे, यहाँ पर क्या किया था, माइनस किया था ना एफ नेट निकालने के लिए कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पर भी वही करोगे, एफ नेट निकालने के लिए माइनस करोगे। अच्छा, एफ नेट निकालने के लिए किस में से किसको माइनस करोगे, तो हम लोग हमेशा माइनस जो करते हैं वो बड़े में से छोटे को करते हैं। तो बड़ा कौन है, 50, मतलब 50 माइनस 10, तो कितना आया, 40 न्यूटन। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा कितने फोर्स से, 40 न्यूटन के फोर्स से। बोलो समझा, देख लो एक बार, समझा, देखो। आई होप आप लोग को ये बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का समझा होगा। अच्छा, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे ना कि सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं बोलूँगा कि सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो साइंस ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइंस में हम लोग को वही पढ़ना रहता है जो हम लोग के आसपास हो रहा है। अभी हिस्ट्री में पढ़ोगे वो शिवाजी महाराज आए थे, झांसी की रानी आई थी, वो सब पढ़ोगे। ज्योग्राफी में ये वर्ल्ड का इतना सारा आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, बहुत सारे लोग को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है वो साइंस होता है, क्योंकि उसमें हम लोग को वही पढ़ना है जो हम लोग के आसपास चल रहा है। अभी क्या आप लोगों ने कभी ये देखा नहीं है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इस साइड से भी मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स सामने से भी आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, वो तो रुका ही रहेगा ना। ये तो आप लोग को पता ही है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। क्या ये आप लोग को नहीं पता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इधर से एक छोटा बच्चा, मान लो मैं छोटा बच्चा, तो इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उधर से एक पहलवान आ गया है, वो फोर्स लगा रहा है, तो इधर से मैं भी लगा रहा हूँ किस ऑब्जेक्ट पर, उधर से वो भी फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक किस साइड मूव करेगा, मैं पीछे चले जाऊँगा ना, मैं पीछे चले जाऊँगा, क्योंकि उसकी ताकत मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पीछे धकेल देगा। पीछे धकेल देगा मतलब पुश कर देगा। यहाँ पर पुश ही तो चल रहा है, पुल थोड़ी चल रहा है, पुश चल रहा है, पुश चल रहा है मतलब फोर्स लग रहा है। तो ये कंडीशन भी तो आप हम लोग आसपास इन्वायरमेंट में बहुत सारी जगह देखते हैं ना। तो साइंस में हम लोग को वही पढ़ना रहता है जो हम लोग के आसपास चल रहा है। आप लोग जो न्यूटन के तीनों लॉ भी पढ़ोगे ना, वो भी वही पढ़ोगे जो हम लोग के आसपास चल रहा है, सही में वो भी वही पढ़ोगे। अच्छा, ये तो हम लोग समझ गए कि बैलेंस फोर्स लगाने से रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में रहेगा तो वो मोशन में रहेगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होगा, तो देखो अनबैलेंस्ड फोर्स से ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था, और अब ये क्या हो गया, तो देखो अब ये मूव करने लगा है। क्या करने लगा है, मूव करने लगा है, मतलब मोशन में आ गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स वेलोसिटी में चेंज करता है। कैसे चेंज किया, अरे स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी 0 था, अब इधर कुछ तो वेलोसिटी है तभी तो मूव कर रहा है। अगर मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट इस यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मैंने पूछा इसका वेलोसिटी कितना है, तो आप लोग बोलोगे इसका वेलोसिटी 0 है। अब मैंने इधर किधर से तो मैंने उसको फोर्स लगाया, मान लो इसी मार्कर से दूसरे मार्कर को ऐसे मारा, तो ये ऐसे मूव करने लग जाएगा। अब मूव करेगा तो इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी तभी तो मूव कर रहा है, 0 वेलोसिटी पे कोई थोड़ी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रेस्ट पे था जो कि 0 वेलोसिटी पे, यहाँ पर कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो देखो 0 से कुछ वेलोसिटी बढ़ गया है, उसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ है, और वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग को क्या देता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग इसको बोल सकते हैं, चलेगा, वो भी एक्सेलरेशन लिख देंगे तो भी चलेगा। सो आई होप आप लोग को बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स समझा होगा कि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, एक्सेलरेशन कैसे बैलेंस फोर्स लगाने से ये होता है, अनबैलेंस फोर्स लगाने से ये होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझेगा। अब देखो, अब हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ शुरू करने जा रहे हैं, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले आप लोग को इनर्शिया बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनर्शिया क्या होता है वही अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। हम लोग इनर्शिया शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक शुरू हो चुका है, ठीक है, जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको वही सब विजुलाइज करना है जो आप लोगों के साथ हो चुका है। क्या हो चुका है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, ये सब जो थियरी वेरी लिखा है वो हम लोग पढ़ लेंगे बाद में। पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं इनर्शिया की।
देखो इसको इनर्टिया मत पढ़ना, इनर्शिया है, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? तो एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। अब बॉडी तो नॉन लिविंग, लिविंग को किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है ना। इसका मतलब कि इनर्शिया मेरी भी प्रॉपर्टी है और इनर्शिया इसकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो कि करती क्या है? ये प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी कुछ तो करती होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी कुछ तो करती होगी। तो टू अपोज द चेंज इन स्टेट्स, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो क्या करती है? जो अपोज करती है चेंज इन स्टेट्स को। चेंज इन स्टेट्स को मतलब कि ये चाहती है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहे, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहे। अगर आप लोगों ने उसका स्टेट चेंज करने का कोशिश किया तो ये उसको अपोज करेगी। क्या करेगी? अपोज करेगी। अपोज मतलब कैसे? देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि ये रेस्ट पे ही रहे। ये क्या चाहता है? ये रेस्ट पे ही रहे, यही चाहता है। अब अगर मेरे को इसका स्टेट चेंज करना है, ये रेस्ट में है, मेरे को इसको मोशन में लाने तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फोर्स में पुल और पुश से अप्लाई कर सकता हूं। तो जब मैं इसको पुल करूंगा तो देखो पुल करने से ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से उड़ जाएगा, थोड़ा कुछ तो फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि ये अपोज कर रहा है, इनर्शिया होने के कारण ये अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? चेंज इन स्टेट्स को। किसको? चेंज इन स्टेट्स को, मतलब कि अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है। और मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो यहां पर एक बहुत बड़ा सा टेबल है, बहुत बड़ा सा क्या है? टेबल है। अब मुझे बताओ, आप उस टेबल को जब पकड़ के हिलाओगे, ऐसे पकड़ के ऐसे पुश करोगे, सॉरी पुल करोगे, पकड़ के ऐसे पुल करोगे अपने साइड, तो आप लोगों को कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि टेबल चाहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। टेबल क्या चाहता है? वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहे। ऐसा वो क्यों चाहता है? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है, इनर्शिया। और इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? अपोज करती है। किसका? चेंज इन स्टेट्स का। मतलब अगर वो रेस्ट पे, अगर हम लोग उसको मोशन में लाना चाहेंगे तो इनर्शिया अपोज करेगा। अब अगर कोई मेरा अपोज कर रहा है, अब अगर कोई मेरा अपोज कर रहा है तो मुझे प्रॉब्लम तो होगी ना, मुझे प्रॉब्लम तो होगी। तो सेम यही इनर्शिया करता है। इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है चेंज इन स्टेट्स को। इसीलिए तो मुझे कष्ट होता है, समझ रहे हो? मतलब कि अगर कोई टेबल है, मेरे को उसको ऐसा खींचना है, ऐसे मैं खींच रहा हूं अपने साइड, तो मैं उसको खींच रहा हूं तो मुझे कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है। कौन? इनर्शिया अपोज कर रहा है। किसको? चेंज इन स्टेट्स को। इनर्शिया नहीं चाहता है कि मैं उस चीज को रेस्ट से मोशन में लाऊं या तो मोशन से रेस्ट में लाऊं, इसीलिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर इनर्शिया नहीं होता, अगर इनर्शिया नहीं होता तो इस मार्कर को मैं से फूक मार देता तो ये उड़ जाता। अगर इनर्शिया नहीं होता तो इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे एक अपने उंगली से ऐसे कर देता, ये ऊपर उड़ जाता। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया क्या बोल रहे हैं कि मैं अपोज करूंगा। किसको अपोज करूंगा? चेंज इन स्टेट्स को। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनर्शिया उसको रेस्ट में रखना चाहेगा, रेस्ट में रखना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया उसको मोशन में ही रखना चाहेगा। अब इनर्शिया हम लोग का अपोज करेगा। कब अपोज करेगा? जब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम लोग उसका पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो इनर्शिया अपोज करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया अपोज करेगा। मतलब हम लोग मोशन में है वो, और अगर हम लोग उसको रेस्ट में लाना चाहेंगे तो इनर्शिया अपोज करेगा। कुल मिला जुला करके इनर्शिया अपोज करता है चेंज इन स्टेट्स का। समझ रहे हो? चेंज इन स्टेट्स का। इनर्शिया कैन बी 3 टाइप्स, 3 टाइप्स का हो सकता है। रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। जिसमें से डायरेक्शन वाला आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी रेस्ट वाला पढ़ना है, मोशन वाला पढ़ना है। ये डायरेक्शन वाला मैं फिर भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया ये हम लोग को समझ गया। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ये इनर्शिया का बता देता हूँ। अच्छा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उस एग्जांपल को ध्यान से समझना। इस एक एग्जांपल से ही मैं आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तीनों कंफर्म कर दूंगा। आपको कौन सा पढ़ना है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लेकिन डायरेक्शन भी उसमें हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया अपोज करता है। किसको? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैं उसको मोशन में लाना चाहूंगा तो इनर्शिया मेरा अपोज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मैं उसको रेस्ट में लाना चाहूंगा तो इनर्शिया मेरा अपोज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, मतलब मैं उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहूंगा तो इनर्शिया अपोज करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझना। बस में बैठे हो? हाँ बैठे हैं ना।
ठीक है, चलेगा, एक बार फिर से बैठ जाओ। देखो सपोज ये बस है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ऐसा खड़े हो, मान लो वो ऊपर वो पकड़ने वाला होता है ना, उसको पकड़ के ऐसा खड़े हो, ठीक है। इधर वो पकड़ने वाला है। मुझे बताओ इस टाइम पे बस रेस्ट में, मैं बस में हूँ और बस को मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हूँ। इस टाइम पे बस रेस्ट में, अब जैसे ही बस चलना शुरू होगी तो मैं पीछे के साइड जाऊँगा, समझ रहे हो, मतलब बस रुकी हुई है, भूम 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 भूम, ऐसा देखे हो कभी कि जब वो बस ऐसे जैसे अचानक से चलेगी आप लोग ऐसा पीछे के साइड जाओगे। सोचो, अब आप लोगों ने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि हम लोग पूरा पीछे नहीं जाते, हम लोग का जो अपर पार्ट है सिर्फ वही पीछे जाता है, हम लोग पूरा पीछे की ओर नहीं जाते, सिर्फ ये अपर पार्ट पीछे की ओर जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है क्योंकि देखो हम लोग का जो लोअर पार्ट है, जो लोअर पार्ट अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी समझो, जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में रहता है। देखो ना, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है ना, बस के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए जैसे ही बस मोशन में आती है वैसे ही वो भी मोशन में आ जाता है, वैसे ही वो भी मोशन में आ जाता है, ठीक है, वो भी मोशन में आ जाता है। लेकिन जो अपर पार्ट है, जो अपर पार्ट है वो बस के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। तो देखो बस मोशन में आई तो मेरा जो लोअर पार्ट था वो बस के साथ ही मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, लेकिन जो मेरा अपर पार्ट था वो तो बस के कांटेक्ट में था नहीं, तो वो अभी भी चाहता था कि वो रेस्ट में ही रहे, इसलिए वो पीछे चला गया। क्योंकि रेस्ट में तो इधर था, बस आगे गई तो लोअर बॉडी आगे चली गई, लेकिन मेरा जो अपर बॉडी है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं था, तो वो तो उधर ही रह गया। तो उधर ही रह गया तो उसने क्या किया, उसने चेंज इन स्टेट को अपोज किया ना, चेंज इन स्टेट को अपोज किया। कैसे अपोज किया? देखो ये तो उसके साथ ही चले गया, लेकिन अपर बॉडी थोड़ा साथ में गया, उसने अपोज किया कि ये रेस्ट में था, बस रेस्ट में था, अभी बस मोशन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है। तो ये इस पार्ट ने उसको अपोज किया, इसने बोला कि नहीं मुझे तो रेस्ट में ही रहना है, चाहे से कोई भी मोशन में हो जाए मुझे रेस्ट में रहना है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से ऐसे होता है कि बस बूम 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 बूम, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग उसके साथ हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा है? बोले देखे हो? तो वहां पर कौन सा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है वहां पर लगता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है वहां पर लगता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब कोई ऑब्जेक्ट, अब मान लो, अब आप लोगों ने देखा होगा बस चालू है, बस चल रही है, भूम 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 भूम, स्टॉप, आप लोग ऐसा आगे की साइड गिरोगे। देखे हो कभी? आप लोग बस में बैठे हो, बस चल रही है, ऐसा खड़े हो, जैसे ही बस चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अब बस जब अचानक से रुके तो आप लोग ऐसा आगे की साइड गिरोगे। आगे के साइड क्यों गिरोगे? क्योंकि आपका लोअर पार्ट था जो बस के कांटेक्ट में था, बस जैसे ही रुकी वो लोअर पार्ट तो बस के साथ कांटेक्ट में था, इसलिए वो जैसे ही बस रुकी, जैसे ही बस रेस्ट में आई वो भी रेस्ट में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट था वो अभी भी चाहता है कि वो मोशन में रहे, वो अभी भी क्या चाहता है, वो अभी भी चाहता है कि वो मोशन में रहे, इसीलिए वो देखो थोड़ा आगे के साइड गया, क्योंकि वो चाहता है वो मोशन में रहे। समझ रहे हो? इनर्शिया सिर्फ इतना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगा कि उसको मोशन में ही रखे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो चाहेगा कि उसको रेस्ट पर ही रखे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जब वो पहले से ही मोशन में था और फिर उसको हम रेस्ट में लाना चाहेंगे, तो देखो हम लोग ऐसा आगे की साइड गिरते हैं। तो वो आगे की साइड क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो अपना अपर बॉडी वो अभी भी चाहता है कि वो मोशन में रहे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आना चाहता है, वहां पर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो भैया ये डायरेक्शन क्या है? तो देखो डायरेक्शन, देखो आप लोगों ने देखा होगा, अब जब बस ऐसे चल रही है, बस कैसे है, बस ऐसे सीधे चल रही है। जब कोई ऐसे, मैं आप लोग को ऐसे बताता हूँ, बस ऐसे सीधे चल रही है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ ना, बस जस्ट सिर्फ एक मिनट देना। देखो अभी ध्यान समझना, बस सीधे चल रही है, ठीक है, मैं बस में बैठा हूँ, बस सीधे चल रही है। तो आप लोग देखो बस सीधे चल रही है, अचानक से मुड़ा हुआ है जिसमें बस को इस साइड मुड़ना है, ऐसे टर्न लेना है। तो बस जब ऐसे टर्न लेगी तो पता है मैं किस साइड जाऊँगा, बस चल रही है। जब बस ऐसे टर्न लेगी तो मैं इस साइड जाऊँगा। देखे हो कभी?
हम लोग जब ऐसा टर्न लेते हैं, जब ऐसा घुमाव आता है तो हम लोग भी उसी के साइड ऐसा झुक जाते हैं, जिस साइड वो घुमा रहता है हम लोग भी ऐसा हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है। अगर बस इस साइड टर्न लेती तो मैं ऐसा हो जाता। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कि अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो देखो हम लोग ऐसे सीधे बैठे हैं, डायरेक्शन जब चेंज होगी, जब कोई मुड़ाव आएगा, ठीक है, जब कोई ऐसे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम लोग ऐसे सीधे नहीं बैठेंगे, हम लोग ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अगर आप लोग बाइक पे मान लो पीछे बैठे हो और बाइक ऐसे चल रही है, बाइक चल रही है, अब जब बाइक को मैं ऐसे मुड़ाता हूँ तो जो पीछे बैठा रहता है वो ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे। ऐसे क्यों हो जाता है? थोड़ा सा ही, हाँ, पूरा गिर नहीं जाता है, थोड़ा सा ही। अगर आपने अलर्ट नहीं रहे तो गिर भी सकते हो, तो थोड़ा सा ही वो ऐसे हो जाता है। वो थोड़ा सा वैसे क्यों होता है? तो देखो पूरा वो नहीं होता है, वो अपने पूरे बॉडी से ऐसे पूरा गिर नहीं जाता है। क्यों? उसका सिर्फ इतना बॉडी गिरता है। क्यों? क्योंकि जो लोअर बॉडी है वो बाइक के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो तो नॉन कांटेक्ट है। तो वो नॉन कांटेक्ट है तो वो अभी भी चाहता है कि वो उसी डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। समझो, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। लेकिन जो लोअर बॉडी है वो तो उसके साथ डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वो तो उसके साथ डायरेक्शन चेंज कर लेता है। आप लोग कार्टून देखा करिए, उनमें ये फिजिक्स से पूरा बताया रहता है। आप लोग उनमें देखे रहेंगे कि मान लो अगर कोई ऑगी देखो ब्रिज में देखे रहेंगे कैसे चल रही है, वो इस साइड मुड़ेगा तो ऑगी जो है वो ऐसे गिर जाता है, ऐसे। समझ रहे हो? आई होप आपको ये समझा होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तब वहाँ पर लगता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आप लोग को ये समझा होगा। अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इतना ही नहीं है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब इतना इनर्शिया इतना ही नहीं है। अब आप लोग देखो, अब मुझे बताओ, एक छोटा सा टेबल है, एक बहुत बड़ा टेबल है। मैं पूछूंगा आप लोग किसको उठाना ज़्यादा पसंद करोगे? बोलोगे छोटे वाले को। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। मास कम क्या हुआ? हम लोग को थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा कष्ट कम होगा, ठीक है। तो सेम यही इनर्शिया है। अब ज़्यादा मास रहेगा तो इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, तो आप लोगों को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मास कम, इनर्शिया कम, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया जो है मैं इसको मिटा कर ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनर्शिया इज डायरेक्टली proportional to mass of ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं इनर्शिया के कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूँ। तो देखो कुछ एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर लिख लिया और कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को ओरली बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता कब है। तो वो मैंने आप लोग को इस लेक्चर के पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आना चाहेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है, तब इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन तो ये कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आना चाहेगा तब इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है। अब ये पढ़ लो, देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, leaves, fruits and flowers fall down from a tree when it is shaken। इसको आप पढ़ लो, ठीक है। तो देखो, leaves, fruits and flowers fall down, नीचे गिर जाते हैं। कब? जब हम लोग ट्री को ऐसे हिलाते हैं। मान लो एक पेड़ है, उसको मैं हिला रहा हूँ, तो जो पेड़ पत्तियाँ जब जो सारे उसके हैं वो सारे नीचे आकर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, पेड़ को जब हम लोग हिलाते हैं ना, तो उसके जो तने रहते हैं, उसके जो ब्रांचेस रहते हैं, वो तो पेड़ से जुड़े हुए हैं, तो वो डायरेक्टली पेड़ के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन जो फल है, जो फ्रूट्स हैं, जो लीव्स हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो वहीं पर रहना चाहते हैं, और फिर जब हम लोग ऐसा शेक करते हैं तो वहीं पर रहने की वजह से ब्रांचेस आगे जाते हैं, वो फल वहीं पर रह जाते हैं, तो इसलिए वो गिर जाते हैं। समझो? तो लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स नहीं चाहते कि वो अपना पोजीशन चेंज करे, वो रेस्ट से मोशन में ऐसा डायरेक्टली नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके पास मास है। मास है तो इनर्शिया है, मास है तो इनर्शिया है, और इनर्शिया है
तो इनर्शिया चेंज ऑफ स्टेट को, रेस्ट से मोशन में आने के स्टेट को अपोज करेगा कि मैं नहीं होने दूंगा ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में है, वो अपोज करेगा, इसीलिए लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स गिर जाते हैं। ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है, और एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैंने एक ग्लास लिया, उस ग्लास के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे मैंने 2-4 सिक्के रखे, 2-4 सिक्के रखे, उन सिक्कों के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं उस कार्ड को हटाऊंगा, एकदम तेज से हटाऊंगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट सारे रहेंगे ना, वो ग्लास के अंदर गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये ग्लास है, ये मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे बॉक्सेस रखे हैं मान लो। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि बॉक्सेस सारे कहीं दूर चल जाएंगे। आप लोग इसको घर पे करके देखना एक बार। एक गिलास लेना, उसके ऊपर कुछ कार्डबोर्ड रखना, कार्डबोर्ड टाइप, और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखना, गोल मत रखना, नहीं तो पहले ही गिर जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको जैसे ही हटाओगे, तो ये जो रहेंगे ये गिरेंगे नहीं, ये इस गिलास के अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किस में है, ये रेस्ट में है। अब जैसे ही आपने अपने मोशन वाले हाथ से इस कार्डबोर्ड को मोशन दिया, तो ये कार्डबोर्ड और ये तो डायरेक्टली कांटेक्ट में था, तो ये मोशन में आ गया, लेकिन ये आपके हाथ के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं था, इसलिए ये रेस्ट में ही रहना चाहता था। अगर ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता तो ये भी मोशन में आ जाता, लेकिन ये रेस्ट में रहना चाहता था, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं था, तो इसलिए वो नीचे गिर गया। समझा? इसलिए वो नीचे गिर गया। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पर रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जाएगा, तो वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग जाएगा। अब इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लो। When a pedaling by a cycle, if you stop pedaling, then the cycle continues going until friction or gravity slows it down. आप लोगों ने कभी साइकिल चलाया है? ऑफ कोर्स चलाया होगा। तो साइकिल चलाते हो तो मान लो आप लोग को 1 किलोमीटर जाना है, तो पूरे 1 किलोमीटर का पैडल मारते हुए ही जाते हो? नहीं जाते ना। आप लोग कुछ देर पैडल मारते हो, फिर कुछ देर साइकिल को वैसे ही छोड़ देते हो, साइकिल अपने आप चलती है। कोई जादू है? नहीं, जादू नहीं है, फिजिक्स है। कौन सा फिजिक्स है? इनर्शिया का फिजिक्स है। इनर्शिया का फिजिक्स क्या बोलता है? इनर्शिया का फिजिक्स ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, तो ये भी तो फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जब लगेगा तो जो मोशन में रहेगा वो रेस्ट में आ जाएगा, वो मंजूर है। लेकिन जब वो ऐसे पैडलिंग ऐसे चलता रहेगा तो स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट में जल्दी तुरंत नहीं आएगा। जैसे हम लोग पैडल मारना बंद करेंगे कि तुरंत साइकिल रुक जाती है? नहीं। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि उसके पास मास है। मास होने से क्या हुआ? मास होने से इनर्शिया है, और इनर्शिया होने से क्या हुआ? वो चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करेगा, वो चलते ही रहेगा, ठीक है। ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन के और एग्जांपल देख लो। जब आप लोगों ने पंखा चलाया, पंखा चलाते ही बंद, जैसे ही स्विच ऑफ करते हो क्या पंखा तुरंत रुक जाता है? नहीं, वो कुछ देर और चलता रहता है। क्यों? मास है, इनर्शिया है, इसलिए वो कुछ देर अपने मोशन में कंटिन्यूअस रहता है, कुछ देर अपने मोशन में कंटिन्यूअस रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, पंखा है, ये पंखे का जो डंडी है, ये पंखे के ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो ये पंखे का ये वाला जो डंडी है ना, ये तो जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं ये तुरंत रेस्ट में आ जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये घूमते रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं, तो वो अभी भी चाहते हैं कि वो किस में रहे, वो मोशन में ही रहे, ठीक है। आई होप आप लोग को इनर्शिया समझ गया होगा। इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए। अभी हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करते हैं। ये न्यूटन्स के कुछ लॉस हैं, सारे लॉस नहीं लिखे हैं, एक ही लॉ लिखा है। ये वो है जो आपके बुक्स में लिखा हुआ होता है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। ये वो है जो कि इनर्शिया से रिलेटेड है, इसीलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं। और ये वो है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इधर मैंने वही लिखा है जो आप सबको पहले से पता है। कैसे पता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लो। देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो किताबों में दिया रहता है वो है ये। इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। एंड अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी गाड़ी को मैंने धक्का देके छोड़ दिया तो कुछ देर आगे जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगता है, फ्रिक्शन। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं ऐसे थोड़ा सा धक्का देकर ऐसे छोड़ देता ना, वो चलती ही रहती। कब तक ऐसा होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक ऐसा होगा? अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम उस बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी।
बोलो समझ गया? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑफ द बॉडी। ये तो हम लोग बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत पहले से भी, कुछ देर पहले भी तो देखा था। अगर मेरे को इसका इनर्शिया चेंज करना है, अगर मेरे को टेबल को उठाना है तो मुझे फोर्स लगेगा। अगर वो उसका स्टेट कौन सा है, रेस्ट में, मेरे को उसको मोशन में लाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। वही है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मुझे उससे मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मुझे उसे रेस्ट में लाना है तो भी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, सबसे आसान शब्दों में लिखा है, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कब? किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए। अगर वो मोशन में है, रेस्ट में लाना है तो फोर्स लगेगा, रेस्ट में है, मोशन में लाना है तो फोर्स लगेगा। यह आप लोग का कुछ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग को पहले से नहीं पता था? आप लोग बोलोगे नहीं, हम लोग को तो नहीं पता था। तो देखो मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग को कैसे पता था। क्या आप लोग को ये नहीं पता था कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा? क्या आप लोग को ये नहीं पता था कि मान लो आप अपना बैग स्कूल जाकर आए, फिर जैसे घर पर आते हो बैग को ऐसे फेंकते हो, ले, जैसे होली में कैसे ऐसा कलर फेंकते हैं, वैसे आप लोग जैसे ही घर से स्कूल से आते हो वैसे अपने बैग को ये ले ऐसा फेंकते हो ना। तो उसके बाद वो बैग उधर पड़ा रहता है, लेकिन बैग को मत फेंका करो, ठीक है? नमस्ते किया करो ऐसा, ठीक है? तो देखो चलो वो सब बाद में, पहले बैग है उसको आप लोगों ने रख दिया। अब वो बैग कब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा? कब तक? जब तक आप उसको अपने हाथ से फोर्स लगाकर रेस्ट से, मोशन में नहीं लाओगे तब तक वो रेस्ट में रहेगा ना। आप लोगों ने घर आए, 5 दिन की छुट्टी थी, 5 दिन तक आपने उसको हाथ ही नहीं लगाया तो वो रेस्ट में ही रहेगा ना। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक। वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। जब तक मैं उस बैग को नहीं हटाऊंगा तब तक वो जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। यही है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स लगेगा, मोशन से रेस्ट में लाना है तो फोर्स लगेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा। मेरे आगे के वीडियो लेक्चर्स भी ज़रूर देख लेना। आज हम लोग इसी सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने के लिए ज्वाइन ज़रूर होना, ठीक है? और पढ़ते रहो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।